Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are discussing UPSC CSE previous year's question papers on this platform. In our previous videos, we had already covered all the PYQs topic wise from the subject of polity. And also, we had started the PYQs of science and technology and environment. Science and tech में जनरल साइंस के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आज हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं. So let us begin with our today's discussion. So before we start, a humble request, please subscribe our channel, like and share our videos so that our videos could reach to number of aspirants and we could help them in any possible way. Okay, now let us begin with question number 15. Goldsmith blow the outermost zone of the flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. For which one of the following reason do they use the outermost zone of the flame? So क्वेश्चन में बोला है कि जितने भी आपके गोल्ड स्मिथ यानी सुनार होते हैं वो जब कभी भी किसी गोल्ड या सिल्वर को पिघलाते हैं या फिर मेल्ट करते हैं तो उनका जो फ्लेम होता है, जो भी वो चीज जला रहे होते हैं, उसका जो आउटरमोस्ट जोन है वो ही यूज करते हैं. ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे कैंडल मान लो और यहाँ पे ये पूरी एक फ्लेम जल रही है, सो वो अगर ये इनके पास कोई गोल्ड का स्टिक है तो इस गोल्ड को मेल्ट करने के लिए वो सिर्फ ये बाहर वाले एरिया से ही हीट करते हैं, पूरा ऐसे अंदर तक नहीं करते हैं. ऐसा क्यों? तो पहला ऑप्शन है दैट इट इज द हॉटेस्ट पार्ट प्रोवाइडिंग मोस्ट हीट. सेकंड, दिस ल्यूमिनस जोन डज नॉट प्रोड्यूस एनी एश. थर्ड, इट इज द लीस्ट हॉटेस्ट पार्ट प्रोटेक्टिंग द डिजाइन ऑफ ज्वेलरी. फोर्थ, मिडिल जोन वेपराइजेस गोल्ड लीडिंग टू द लॉस ऑफ द मेटल. जब भी कंबशन होता है, कंबशन में क्या होता है, हम कोई भी सब्सटेंस को जलाते हैं और वो हीट होके फिर फाइनली आपको फ्लेम देता है. हम कैंडल की बात कर लेते हैं. ठीक है, ये आपके पास कैंडल कुछ इस तरह से होती है, वैक्सी मटेरियल, और उसके ऊपर जो फ्लेम जल रही होती है वो इस तरह से आपको दिखती है. तो बेसिकली ये जो फ्लेम होती है इसका जो आउटर मोस्ट जोन होता है, सबसे पहली बात तो वो सबसे ज्यादा हॉट होता है. इट इज ए हॉटेस्ट पार्ट, राइट. और इसका जो मिडल वाला जो एरिया होता है ये आपके पास कम लेस हॉट होता है और इसको आप ल्यूमिनस जोन भी बोलते हो एंड इट इज ब्लू इन द कलर, और ये आपके पास इनर मोस्ट जोन होता है. ठीक है, तो ये आपके पास इनर मोस्ट जोन होता है. नाउ व्हाट आई वांट टू से इज कि कोई भी सब्सटेंस अगर आप उसको बर्न करते हो तो वो वेपराइज होता है जिसकी वजह से फ्लेम प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जाम्पल पहले के जमाने में जो लालटेन होती थी उसमें आप क्या करते थे, कैरोसिन ऑयल को बर्न करते थे. कैंडल में क्या करते हो आप, मॉल्टन वैक्स जो होती है उसको आप बर्न करते हो, राइट. तो ये सब वेपराइज होके फाइनली आपको क्या देती है, एक फ्लेम जो है बना के देती है जब वो बर्न होती है. लेकिन जब आप चारकोल को जलाते हो, याद रखिएगा वो वेपराइज नहीं होता, इसलिए वो आपको फ्लेम नहीं देता. तो जब भी ऐसी फ्लेम बनती है तो उसका जो बाहर वाला जोन होता है वो बहुत ही ज्यादा हॉट होता है. इट इज ए हॉटेस्ट पार्ट और ये आपको मैक्सिमम हीट देता है बहुत ही क्विक प्रोसेस के थ्रू. और यहाँ पे आप हमेशा नोटिस करिएगा, ठीक है, कि ये जो हॉटेस्ट पार्ट रहा है ये कंप्लीट कंबशन होता है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे आपको ये कंप्लीट कंबशन दिखेगा, पूरी तरह से कंबशन दिखेगा, कोई भी ब्लैक पार्टिकल्स या कुछ भी चीज यहाँ पे नहीं बचेगा. सो outermost zone is that zone which is the hottest part, which provides a maximum heat and it shows the complete combustion as well. Clear? ओके, तो इसीलिए क्या होता है कि जो गोल्डस्मिथ यानी कि जो सुनार होते हैं वो इस आउटरमोस्ट जोन का यूज करते हैं, जिससे क्या करते हैं कि उनको हीट मैक्सिमम प्रोड्यूस होती है, प्लस यहाँ पे कंप्लीट कंबशन है. तो जिस ज्वेलरी को आप पिघलाने की कोशिश कर रहे हो उसमें कोई भी काला या फिर काला निशान नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है, और इस बेसिकली आउटरमोस्ट जोन को नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोला जाता है और ये ब्लू कलर में होता है. लेकिन अगर हम इस मिडिल पोर्शन के बारे में बात करते हैं
ठीक है। अगर ये जो अंदर जो है आपके पास ये जो मिडल वाला जो पोर्शन है ये ब्लू कलर का, सॉरी ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, सो इट इज योर नॉन ल्यूमिनस जोन। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपके पास नॉन ल्यूमिनस जोन इन द मिडिल पोर्शन। इसमें बहुत सारे ऐसे कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो कि बर्न नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ। तो ये जो है अनबर्न्ड कार्बन कहीं ज्वेलरी पे जाके डिपॉजिट हो गए तो वो ज्वेलरी काली पड़ सकती है, ये पड़ सकती है। सेम चीज इसके इनरमोस्ट पार्ट के साथ होता है कि वो सबसे एक तो हीट बहुत कम देता है, प्लस अनबर्न्ड कार्बन मटेरियल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो यही कारण है कि जो गोल्डस्मिथ वगैरह होते हैं वो आउटर मोस्ट जोन का यूज करते हैं। तो यहाँ से बेसिकली ये क्वेश्चन सोनार या गोल्ड या सिल्वर पे नहीं था, ये क्वेश्चन आपके पास था फिजिक्स का जो बेसिक चैप्टर है कंबशन। अगर आपको अपनी 9th 10th की बुक्स याद होगी तो उसमें आपके कैंडल को एग्जाम्पल देके अच्छे से बता रखा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कैंडल का फ्लेम, तो इसमें आउटर मोस्ट जोन सबसे ज्यादा हीट वाला होता है, एक नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, ये ब्लू कलर का होता है, राइट। आप चूल्हा जला लीजिए, गैस जला लीजिए, वो भी आपको ऊपर से क्या दिखती है, सबसे ज्यादा हीट देती है, लेकिन वो आपके पास ब्लू कलर की होती है, कंप्लीट कंबशन होता है। इनर पोर्शन जो है आपके पास इट इज ल्यूमिनस जोन एंड यू कैन से दैट इट इज लीस्ट हॉट। और यहाँ पे जो कुछ कार्बन जो पार्टिकल्स है वो बर्न नहीं हो रहे होते और इनर जो है वो सबसे कम गर्म है, करेक्ट। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, दैट इट इज द हॉटेस्ट पार्ट प्रोवाइडिंग द मोस्ट हीट। नाउ coming to the next question, that is the word Denisovan is sometimes mentioned in the media in reference to what? सर ये तो आपका ना करंट अफेयर्स का सीधा सीधा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में आया था, जो कि अभी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोगों ने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। तो आप फटाफट से एंशिएंट हिस्ट्री का पहला पोर्शन याद करिए। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि पैलियोलिथिक एज होती है, मीजोलिथिक एज होती है, राइट, नियोलिथिक एज होती है और चार्कोलिथिक एज होती है। उसी पैलियोलिथिक को हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक। तो यहाँ पे न्यूज में क्या आया था कि ये जो लोअर पैलियोलिथिक है, राइट, इस पैलियोलिथिक एज में ह्यूमंस का एक सब स्पीशीज देखने के लिए मिला था, राइट, जो कि अभी एक्सटिंक्ट है। इफ आई टॉक अबाउट दिस डेनिसोवियन, तो ये एक तरह से एक्सटिंक्ट सब स्पीशीज है ऑफ आर्किक ह्यूमन, जो कि आपके पास लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक टाइप में मिली जाती थी, और दे आर नोन फ्रॉम फ्यू फिजिकल रिमेन्स, ठीक है, कि इनकी कुछ जो फिजिकल रिमेन्स है वो भी देखने के लिए मिलते हैं और उनसे हम पता लगा सकते हैं इनके बारे में। और इनका जो डीएनए है, ठीक है, लेकिन इनका जो डीएनए है वो फॉसिल्स, जो हमको इनके फॉसिल्स मिले हैं ना, वहां से हमने एक्सट्रैक्ट किया है। इनके फॉसिल्स हमको मिले जैसे कि डेनिसोवा केव साइबेरिया में था, रशिया में है। डेनिसोवियंस जो है पूरी तरह से कंप्लीटली जो मॉडर्न ह्यूमंस है जिसको हमने नेंडरथल्स बोलते हैं, उनसे इनका पूरा जो है मिलना जो है कंप्लीट सिमिलैरिटी जो है देखी गई है, राइट। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ये एक तरह से ह्यूमन का एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। नेक्स्ट है Which one of the following statement is not correct? Is not correct. यहाँ पे हेपेटाइटिस के बारे में बात करी गई है। देखो, डिजीज का एक पूरा जो टॉपिक है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी वायरस से हो रही है, कौन सी प्रोटोजोन से हो रही है, कौन सी फंगल पैरासाइट से हो रही है और कौन से अदर एनिमल से हो रही है। तो कुछ ये जो कैटेगरीज है ये पता होना चाहिए और कुछ सर्टेन डिजीज है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस के बारे में भी काफी जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। हेपेटाइटिस जो है उसमें ABCDE इस तरह से कैटेगरीज है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है वो उनके वैक्सीन को लेके होता है, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट इट्स वैक्सीन, क्वेश्चन नंबर 17 में, तो हेपेटाइटिस C जो है हमेशा याद रखेंगे कि जो हेपेटाइटिस C है उसमें आपको कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं आई है हेपेटाइटिस C की, और इट इज मोस्ट वेरिएबल कंपेयर टू A एंड द B, करेक्ट। अब इसका जो डिटेल है, ये वीडियो खत्म होने के बाद, ये लेक्चर खत्म होने के बाद आज ही, इसी वीडियो के बाद आज ही मैं एक अगला चैप्टर या अगला जो क्लास है वो लेके आ रही हूँ जिसमें हम पूरी डिजीज को कवर कर रहे हैं। और वो डिजीज जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक डिजीज की, बैक्टीरिया से ये हो रही है या फिर वायरस से ये हो रही है, उसमें हम हेपेटाइटिस का जो पूरा जो डिटेल है उसमें हम कर लेंगे। तो आई रिपीट, आज ही आपका ये वीडियो आ जाएगा डिजीज के ऊपर में, सो यू कैन वॉच दैट लेक्चर बिफोर 7 PM, you will find that lecture uploaded. Okay,
सो दिस इज योर हेपेटाइटिस। यहाँ पे हेपेटाइटिस सी जो है उनकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट with reference to the recent development in the science, which one of the following statement is not correct? ये क्वेश्चन आपका बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इन दिनों। बायोटेक्नोलॉजी मतलब आपको डीएनए पता होने चाहिए, आरएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब हर साल जेनेटिक आप इसको मिस ही नहीं कर सकते। इफ यू मिस द जेनेटिक इंजीनियरिंग आई वुड से कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, राइट। तो ये बायोटेक का जो पोर्शन है इसकी भी हम अलग से क्लास लेके आ सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। सबसे पहले डीएनए क्या होता है। अगर आप कोई भी सेल के बारे में बात करते हो तो हम बोलते हैं कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के सेंटर में आपको एक जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। सो यू विल फाइंड अ जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है या तो डीएनए का बना हुआ होता है या फिर आपके पास या आरएनए का बना हुआ होता है, राइट। आई रिपीट that every cell has a nucleus which contains a genetic material and that genetic material can be made up of either DNA or RNA. DNA बोले तो deoxyribonucleic acid and RNA means what? Ribonucleic acid. This is clear? Okay. Now you will say what is this? Like ये DNA, RNA, deoxyribonucleic acid, what is this? Right? तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक चेन है। चेन अगर मैं बात करती हूँ, इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली आप यहाँ पे समझ लीजिएगा ताकि आपको पूरा बायोटेक जो है उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आपको रटना नहीं पड़ेगा डीएनए आरएनए के बारे में। ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज ये चेन है। पहली बात तो हम एक लेमन लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसकी ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। मैं बोल रही हूं कि एक है मेरे पास राइबोज शुगर। राइबोज शुगर, शुगर जो आप खाते हो वो अलग अलग तरीके की शुगर होती है, केमिकल कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे जो शुगर आप मान के चलेंगे वो होती है राइबोज शुगर, जो कि 5 कार्बन के एटम से बनी हुई होती है। अगर मैं काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब एक होती है राइबोज शुगर, एक होएगा यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप और एक यहाँ पे होंगे आपके पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये तीनों मिलके यानी कि राइबोज शुगर, न्यूक्लिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप, ये बनके ये तीनों मिलके जब इनके मल्टीपल यूनिट्स इकट्ठी हो जाती है हम बोलते हैं डीएनए। मतलब एक ये यूनिट बन गई। अब फिर से यहाँ पे क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप, राइबोज शुगर, न्यूक्लिक एसिड। फिर से यहाँ पे क्या आएगा? फॉस्फेट ग्रुप, राइबोज शुगर, न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो चेन बनी है ना, ये आपके पास डीएनए है। डीएनए क्यों? क्योंकि इस राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 2 जो होता है वहां ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। फिर से बताती हूँ, यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स एंड थोड़ा सा इसको ब्रेन में कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करो। हम बोल रहे हैं कि एक होता है राइबोज शुगर, एक है मेरे पास फॉस्फेट ग्रुप और एक है मेरे पास न्यूक्लिक एसिड, राइट। ये तीनों मिलके जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, कपड़े धोने वाला टाइड, न्यूक्लियोटाइड, राइट। अब मैं क्यों इतना फोकस कर रही हूँ कपड़े धोने वाला टाइड? क्योंकि यहाँ पे एक होता है एस से न्यूक्लियोसाइड, वो मत टिक करके आ जाना, है ना। जो राइबोज शुगर है, जो फॉस्फेट ग्रुप है, न्यूक्लिक एसिड है, ये तीनों मिलके बनाते हैं आपके पास न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड, फिर से यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड दैट इज राइबोज फॉस्फेट न्यूक्लिक एसिड, फिर से एक और न्यूक्लियोटाइड राइबोज फॉस्फेट न्यूक्लिक एसिड। यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलके एक चेन बना लेते हैं, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके जब एक चेन बना लेते हैं उसको हम बोल देते हैं आरएनए, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। लेकिन अगर इनके राइबोज यानी कि जो 5 कार्बन की शुगर थी उसके कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं होता तो वो डीएनए हो जाता है, दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए आरएनए के बारे में क्लियर है आपको, ठीक है। ये डीएनए और आरएनए की जो है उसके बारे में क्लियर है, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से कौन सा गलत है।
पहला बोल रहा है दैट फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी, और क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे जेनेटिक मटेरियल लिपटे हुए से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन जो है उसको बात करते हैं, बोला जा रहा है दैट with reference to the recent development in the science which one of the following statement is not correct, इसमें से गलत आपको बताना है। पहला ये बोल रहा है that functional chromosome can be created by joining the segment of DNA taken from the cell of the different species। यहाँ पे आप स्पीशीज की जो डेफिनेशन है पहले वो क्लियर करो कि वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोडक्शन करके एक नया बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब ह्यूमन आपस में रिप्रोड्यूस करके एक नया बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं, डॉग्स आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, कैट्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कि डॉग और ह्यूमन आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरब्रीड कर पा रहे हैं, आई रिपीट, वो ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरब्रीड कर पा रहे हैं या फिर रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं वो सेम स्पीशीज के होते हैं। और यहाँ क्या बोल रहा है कि दो अलग अलग स्पीशीज में से अगर हम डीएनए के सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं क्या उससे फंक्शनल क्रोमोसोम क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, अब तक ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं हुई है। प्रैक्टिकली सोचे तो ये क्या बोल रहा है कि भाई एक डॉग ले लो और एक ह्यूमन ले लो, मतलब हम कोई भी दो अलग अलग स्पीशीज ले लेते हैं और इनका जो डीएनए का जो सेगमेंट है वो निकाल लेते हैं, इसका भी डीएनए का जो सेगमेंट है वो निकाल लेते हैं और इनको जोड़ के एक नया फंक्शनल क्रोमोसोम बना सकते हैं क्या? ऐसा अभी कोई डिस्कवरी नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है pieces of artificial functioning DNA can be created in the laboratory। हाँ, लैब के अंदर आप एक artificial functional chromosome जो है वो बना डीएनए जो बना सकते हो, लेकिन अलग अलग स्पीशीज के डीएनए सेगमेंट को जोड़ के आप फंक्शनल क्रोमोसोम नहीं बना सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड यहाँ पे बात हो रही है a piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in a laboratory। Yes, then a cells taken out from plasma an animal can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes। Yes। Now next question यहाँ पे हो जाएगा that consider the following statement। पहला है light is affected by the gravity, universe is constantly expanding and matter warps its surrounding space time। तो देखो ये एक सीधा सीधा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। एल्बर्ट आइंस्टीन जो है उन्होंने अपने जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो दी थी, राइट। इन्होंने जो थियोरी दी थी वो एक जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से फेमस है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से कोई भी मैटर एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अफेक्ट होता है ठीक उसी तरह से लाइट भी अफेक्ट होगी। आई रिपीट, इनकी थियरी में इन्होंने कहा था जिस तरह से कोई भी मैटर एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इफेक्ट होता है लाइट भी उसी तरह से इफेक्ट होगी और जो यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड होता है, जो मैटर है दे वार्प्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑल द थ्री स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है व्हाट इज द रीजन फॉर द नॉन मैटर्स टू बी द बैड कंडक्टर। तो यहाँ पे हम मेटल और नॉन मेटल का जो डिफरेंस है उसको एक बार समझेंगे, ठीक है जी। इनका जो डिफरेंस है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल एक बार दोनों का डिफरेंस समझते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ उस डिफरेंस से कैसे आप केमिस्ट्री वाले पोस्ट के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। पहली बात, मेटल के बारे में मैं यहां लिख रही हूं लेफ्ट हैंड साइड में और नॉन मेटल के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड में बिकॉज ऑफ लेस स्पेस, ठीक है। सो ऑल दोज एलिमेंट्स और एटम्स जिनका आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1, 2, 3 अगर होते हैं तो हम उनको मेटल बोलते हैं। आई रिपीट, if the number of electrons are 1, 2, 3 in the outermost shell of a atom तो आप उसको मेटल बोलते हो। एग्जाम्पल सोडियम, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2, 8, 1। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, आउटरमोस्ट शेल में 2, 8, 2। So the outermost shell is 1, यहाँ पे outermost shell is 2। तो अगर जो भी outermost shell है वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 है,
फ्री है तो आप उसको मेटल्स बोलते हो, ठीक है। अगर आपको ये एटम्स का बेसिक नहीं पता है कि आउटरमोस्ट शेल या फिर बैलेंस शेल क्या होता है, तो आप केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है एटम्स का उसको पढ़िएगा, उससे आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, राइट। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, 5, 6 और 7। तो देखो इसका आंसर तो यही निकल जाएगा। इन्होंने बोला है व्हाट इज द रीजन फॉर नॉन मेटल टू बी अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़े, पहला है हाई मेल्टिंग पॉइंट एट द नॉर्मल टेम्परेचर, सेकंड एक्सेस ऑफ फ्री प्रोटॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, थर्ड एब्सेंस ऑफ रिडली अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड फोर्थ लो रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 का, वो साफ साफ है दैट आपके पास सी, यानी कि जब भी कंडक्शन होता है नॉन मेटल्स का, राइट, तो उसमें होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मोस्टली जो भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि जो मेटल एटम्स होते हैं दे कंबाइन विद ईच अदर, और इनके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे लूज कांटेक्ट विद द पेरेंट एटम। जो रिमेनिंगली जो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे एटॉमिक सेंटर्स होते हैं फॉर्म एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, व्हाइल जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव फ्रीली अराउंड द होल सैंपल। ऑन द अदर हैंड जबकि नॉन मेटल्स में कंडक्शन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बहुत टाइटली इस तरह से हेल्ड हो जाते हैं, सो दे कैन नॉट मूव इजीली, व्हिच मींस दे डू नॉट हैव रिडली अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ये सवाल इसी से हो गया, ठीक। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, ठीक है। एक दूसरी जो प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल की, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। जो मेटल्स होते हैं जनरली दे आर सॉलिड, मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, बट एक्सेप्शन इज योर मरकरी। जितने भी एक्सेप्शन है उसी पे सवाल आएंगे, अभी देखना आप। मेटल्स आर जनरली सॉलिड बट एक्सेप्ट मरकरी, करेक्ट। और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर gases as well, gaseous form, liquid form and solid form as well. Next, जो metals होते हैं they are shiny but except lead। जो आपके पास पेंसिल होती है उसमें जो सेंटर में होता है लीड होता है, वो डल अपीयरेंस होती है, वो शाइन नहीं करती। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो लीड पे उन्होंने सवाल पूछा है, राइट। तो इस तरह से आप जब एक्सेप्शन देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास जो सी है वो आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें इन्होंने क्या पूछा है कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं तो केमिकल कंपाउंड पूछे हैं जो कि पॉलिटेंट्स या कुछ भी आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। जो आपके पास लिपस्टिक होती है या फिर कोई भी ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें जो अनवांटेड कंट्रोवर्शियल जो केमिकल कंपाउंड की आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है वो नहीं है, तो वो होता है लीड। और जो आप कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, लाइक जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन थे, रोनाल्डो ने तो पूरी तरह से बोला था कि इट्स लाइक अ पॉइजन, बेटर टू चूज वाटर इंस्टेड ऑफ द कोक्स, राइट। तो उसके अंदर ब्रोमिनेटेड जो वेजिटेबल ऑयल है वो होता है। और जो चाइनीज फास्ट फूड होते हैं, चाउमीन माउमीन, इन सब में आपके पास मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो मिलेगा। सो 1, 2 and 3 ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। देखो फिर से यही सवाल आ गया है, इसलिए बोल रही हूँ कि पीवाईक्यू कर लीजिए। यहाँ पे फिर से इन्होंने बैक्टीरिया पे, फंजाई पे और प्लांट्स पे जो है सवाल पूछ लिया है कि इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। देखो वायरस ना किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है, दे आर लाइक दे कैन इन्फेक्ट एवरीवन, राइट, बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड ऑल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी हम डिजीज वाले पोर्शन में करेंगे कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, विटामिन सी से आपके पास स्कर्वी होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है कि जब भी आप विटामिन सी की कमी होती है उससे आपको स्कर्वी होती है। विटामिन जो डी है उसकी कमी से आपके पास रिकेट होते हैं, और विटामिन ए
सर नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती है, आई थिंक इट इज विटामिन ए। सो आंसर है 1 और 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल चेंज। इसमें बोला है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड सॉलिंग ऑफ मिल्क। देखो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ये बोल रहा है पहले खारा पानी होता है, उसका आपका क्रिस्टल बन गया, तो क्या ये केमिकल चेंज है? ये नहीं है, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रही ना। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, अरे वो आइस है, पानी से ही जमा है, पिघल के वापस पानी बन रहा है, केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, फॉर्म चेंज हुई है, तो वो केमिकल चेंज नहीं हुआ, वो एक फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन सॉलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही, पूरा उसका केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, सो दिस इज अ केमिकल स्ट्रक्चर। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually symbiotic association। इससे 2-3 टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए। एनवायरमेंट में जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसको जाके पढ़ लीजिएगा, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी और टर्शरी सक्सेशन क्या होते हैं। फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं उनको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइकेंस जो है वो किसके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइकन जो अगर हम बात करते हैं, सो इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ एल्गी एंड अ फंगस। ठीक है, एल्गी और फंगस के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो यहाँ पे हो जाएगा लाइकेंस। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस, वेरी क्या कह सकते हैं, इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं। फोटोसिंथेसिस सभी को यहाँ पे पता है कि जो फ्री एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं जब प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया पूरा कर रहा होता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। आज हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डिजीज है वो हम कर रहे हैं। वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज का जो सेक्शन है उसको हम आज खत्म कर देंगे, और जितने भी विटामिन की जो डेफिशिएंसी से बीमारी हो रही है वो हम यहाँ पे करेंगे। वो एक बार हो जाएगा, फिर हम अगले वीडियो में वापस इसी क्वेश्चंस के जो राउंड्स हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही था। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।